मेरा नाम संध्या है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव आटगांव में रहती हूँ। मेरे परिवार में अब सिर्फ मैं और मेरा बड़ा भाई रघुवीर है। मम्मी पापा की मौत एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में हो गई थी जब मैं सिर्फ 12 साल की थी। उस दिन से लेकर आज तक मेरे भाई ने ही मुझ में माँ बाप दोनों का साया बनकर साथ निभाया है। रघुवीर भैया मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं, भगवान हैं। उन्होंने खेत बेचे, मजदूरी की, यहाँ तक कि कई रातें भूखे रहकर मुझे पढ़ाया। उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि संध्या पढ़ लिख कर कुछ बन जाए ताकि उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े, और शायद उसी प्यार ने मुझे मजबूर किया कि मैं दिन रात पढ़ाई में डूब जाऊं। सालों बाद मैं कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी थी और गांव की पहली लड़की बनी जो सरकारी नौकरी में लगी। मेरे भाई की आंखों में गर्व की चमक थी, लेकिन उसी चमक के पीछे कहीं एक खालीपन भी था। एक दिन उन्होंने कहा, संध्या, अब मेरी भी उम्र निकल रही है, शादी कर लूं तो क्या बुरा है। मैं मुस्कुरा दी, भैया आपकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। और जल्द ही रघुवीर भैया की शादी तय हो गई, प्रिया नाम की एक सुशिक्षित लड़की से। प्रिया शहर से थी, उसके बोलचाल, पहनावे और सोच में गांव की सादगी नहीं थी, मगर भैया उसे बहुत पसंद करते थे। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक था। प्रिया हंसमुख थी, सबके साथ घुल मिल जाती थी। मैं रोज़ दफ्तर जाती, घर लौटकर खाना बनाती और हम तीनों साथ बैठकर खाते। लेकिन धीरे धीरे घर की हवा बदलने लगी। प्रिया को लगता था कि मैं घर के हर फैसले में टांग अड़ाती हूँ। वो कहती, दीदी अब इस घर की बहू मैं हूँ तो चीज़ें मेरे तरीके से होंगी। मैं चुप रह जाती, क्योंकि मेरे लिए घर की शांति सबसे बड़ी थी। लेकिन मेरे भाई को भी ये बदलाव महसूस होने लगा। रात को कई बार मैंने उन्हें आंगन में बैठे सुना, प्रिया, संध्या मेरी बहन है, वो इस घर की बेटी जैसी है। हाँ रघु, पर अब मैं भी इस घर की औरत हूँ, हर बात में वो बीच में क्यों बोलती है। दिन बीतते गए और हमारे बीच की दरारें गहरी होती गईं। भैया अब पहले जैसे नहीं रहे थे। जहाँ पहले सुबह उठकर चाय मेरे साथ पीते थे, अब प्रिया के साथ बाहर बगीचे में जाते। मुझे तकलीफ होती, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन मैं ऑफिस से लौटी तो घर में एक अजीब सन्नाटा था। प्रिया ने दरवाज़ा खोला, चेहरा तना हुआ था। दीदी आज खाना मैंने बना लिया है, आप थक जाती होंगी रोज़। उसका लहजा मीठा था, पर आंखों में कुछ और था। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है प्रिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन जब मैं रसोई में गई तो देखा गैस बंद नहीं थी और बर्तन में कुछ जल रहा था। रात को खाना खाते समय भैया ने कहा, संध्या आज खाने में नमक कुछ ज़्यादा है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रिया हंस दी, अरे दीदी ने नहीं बनाया ना आज, इसीलिए थोड़ा फर्क लग रहा है। भैया ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए। पर मैं जान गई कि अब माहौल बदल चुका है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता। कभी मेरे कपड़े धुलते नहीं, कभी मेरे कमरे की चीज़ें गायब हो जाती, कभी मेरी चप्पल की जगह उल्टी रखी मिलती। और जब मैं कुछ कहती तो प्रिया हंसकर टाल देती, दीदी आप ज़्यादा सोचती हैं, घर में मजाक चलता रहता है। लेकिन ये मजाक अब डर में बदल रहा था। एक रात करीब 10 बजे मैं दफ्तर से लौट रही थी। गांव की सड़कें सुनसान थी। घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। मैंने कई बार आवाज़ लगाई, प्रिया, भैया। फिर मैंने धीरे से दरवाज़ा धक्का दिया और वो खुल गया। घर के अंदर अंधेरा था, बस दीवार पर एक टिमटिमाती दिया जल रही थी। भैया? कोई जवाब नहीं। मैं अंदर गई, कमरे का दरवाज़ा खोला था और वहाँ भैया बेहोश पड़े थे। मैंने झट से पानी डाला, उनकी नब्ज़ टटोली, वो ठीक थे, बस थकान से गिर पड़े थे। प्रिया पास में नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो आई, हाथ में दूध का ग्लास लिए। दीदी आप आ गई? रघु को थोड़ी तबीयत खराब लगी तो मैं दवा लेने बाहर गई थी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन में कुछ अजीब सा शक था। अगले दिन जब भैया उठे तो उनका बर्ताव कुछ अजीब था। वो मुझसे आंखें मिलाने से बच रहे थे। नाश्ते पर बोले, संध्या अब तू ऑफिस से शहर में रह लिया कर, रोज आना जाना बहुत मुश्किल है। मैं चौंकी, पर भैया मैं तो यहाँ से ही जाती हूँ रोज, कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, अब तू शहर में रहना शुरू कर दे, वहाँ नौकरी भी आसान होगी। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। क्या ये वही भाई हैं जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ चुके थे, या किसी ने उनके दिल में मेरे लिए जहर घोल दिया है। शाम को जब मैं अकेली बैठी थी तो प्रिया आई और बोली, दीदी आपको पता है ना, शादी के बाद एक घर में 2 औरतें नहीं रह सकती। आप भी चाहेंगी तो रघु खुश रहेंगे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान खंजर से ज्यादा तेज थी। मैंने बस इतना कहा, प्रिया मैं इस घर की बेटी हूँ,
इस घर से जाने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम चाहती क्या हो। वो मुस्कुराई। बस थोड़ा सुकून, जो आपके रहते नहीं मिलता। रात को जब मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रघुवीर भैया खड़े थे। उनकी आंखें नम थीं। संध्या, मैं जानता हूं तो क्या महसूस कर रही है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं तुझसे नहीं कह सकता अभी। मैंने हैरान होकर पूछा, कौन सी बातें भैया? उन्होंने बस इतना कहा, प्रिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है, और बिना कुछ और बोले चले गए। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर प्रिया के पीछे कौन सा सच छिपा है? रघुवीर भैया के वो शब्द मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहे थे। प्रिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है। उस रात मैं सो नहीं सकी। बार बार सोचती रही, क्या भैया को प्रिया के बारे में कुछ ऐसा पता चला है जो मुझसे छुपा रहे हैं, या फिर वो खुद किसी डर में जी रहे हैं। सुबह जब मैं उठी तो घर का माहौल अजीब रूप से शांत था। भैया बाहर खेतों की ओर निकल गए थे और प्रिया रसोई में कुछ गुनगुना रही थी। मैंने सोचा शायद अब सब ठीक हो गया हो, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा सबूत मिलने वाला था जो मेरे होश उड़ा देगा। मैं अपनी फाइल लेने के लिए भैया के कमरे में गई थी। दरवाज़ा आधा खुला था। टेबल पर एक छोटी सी नोटबुक खुली पड़ी थी और उस पर कुछ लिखा था। अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने नोटबुक उठाई और पीछे के पन्नों में देखा। वहां कुछ नंबर, कुछ नाम और एक शहर का पता लिखा था, नागपुर। नीचे लिखा था, शक मत करना, वो मेरे अतीत से आई है। मैंने सिर पकड़ लिया। अतीत से आई है मतलब? क्या प्रिया का कोई पुराना रिश्ता भैया से था, या फिर वो किसी पुराने हिसाब को बराबर करने आई है? शाम को जब भैया लौटे तो मैं खुद को रोक न सकी। भैया, ये डायरी आपकी है? उन्होंने एकदम चौंक कर कहा। तुम मेरे कमरे में गई थी? हाँ भैया, बस फाइल लेने गई थी। पर ये क्या मतलब है, वो मेरे अतीत से आई है? भैया कुछ देर तक चुप रहे। उनकी आंखें कहीं दूर देख रही थी। फिर धीरे से बोले, संध्या, कुछ बातें वक्त आने पर ही समझ में आती हैं। बस इतना जान ले कि मैं जो कर रहा हूं तेरे भले के लिए कर रहा हूं। मैंने गुस्से से कहा, भैया मैं अब बच्ची नहीं हूं। अगर कोई खतरा है तो मुझे जानने का हक है। भैया ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर बाहर चले गए। उस रात करीब 11 बजे मैं पानी पीने उठी। घर में सन्नाटा था। रसोई के पास से किसी के बात करने की धीमी आवाजें आ रही थीं। मैंने दरवाजे के पीछे से झांका। प्रिया फोन पर बात कर रही थी। हाँ, सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। बस अब संध्या को घर से निकालना बाकी है। नहीं, उसे शक हो गया है, पर मैं संभाल लूंगी। रघुवीर अब मेरे काबू में है, वो कुछ नहीं कहेगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब ये औरत कोई चाल चल रही है और भैया को फंसा लिया है। मैंने धीरे से फ़ोन नंबर नोट किया और वापस कमरे में चली गई। पर अब मेरी नींद उड़ चुकी थी। मुझे जानना था कि वो किससे बात कर रही थी। अगली सुबह जब प्रिया बाजार गई तो मैंने वो नंबर अपने दोस्त विनय को दिया, जो पुलिस में क्लर्क था। मैंने कहा, विनय, बस इतना पता कर दे कि ये नंबर किसके नाम पर है। शाम को उसका फ़ोन आया, संध्या, ये नंबर नागपुर के एक आदमी अभिषेक देशमुख के नाम पर रजिस्टर है। कौन है वो? कोई बिजनेस करता है, लेकिन एक केस में उसका नाम आया था, फेक शादी और ब्लैकमेलिंग का। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब क्या प्रिया और अभिषेक मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं? क्या भैया किसी जाल में फंस गए हैं? रात को जब भैया घर आए, मैंने सब सच बता दिया। भैया, प्रिया किसी अभिषेक नाम के आदमी से बात करती है, वो धोखेबाज है, उसका रिकॉर्ड खराब है। भैया की आंखों में जैसे बिजली चमक उठी। संध्या, तू झूठ बोल रही है। भैया, मैंने खुद सुना था। बस, अब तुम मेरी बीवी पर इल्जाम लगाने लगी। तेरे अंदर जहर कौन भर रहा है? उनकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। वो भैया जो मुझे माँ बाप से ज्यादा प्यार करते थे, आज मुझे झूठा कह रहे थे। मैंने बस इतना कहा, भैया, अगर मैं गलत साबित हुई तो हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन अगर सच निकला तो आप मुझे अपनी बहन समझकर एक बार गले लगा लेना। भैया चुप रहे और कमरे से निकल गए। दिन बीतते गए और हमारे बीच की दूरियां दीवार बन चुकी थी। भैया प्रिया की हर बात मानने लगे थे।
कभी मुझे खाने की मेज़ पर जगह नहीं मिलती, कभी वो मेरे कमरे में ताला लगा देती। मैं सोचती, क्या ये सच में वही घर है जहाँ मेरे मम्मी पापा की खुशबू बसती थी? एक शाम जब मैं छत पर बैठी थी तो नीचे से आवाज़ आई, दीदी, आपका ट्रांसफ़र लेटर आया है। मैं नीचे भागी और देखा प्रिया मुस्कुरा रही थी। आपका ट्रांसफ़र नागपुर हो गया है। नागपुर? वही शहर जो भैया की डायरी में लिखा था, वही शहर जहां से वो अभिषेक था। अब ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। मैंने बिना कुछ कहे चुपचाप उस ट्रांसफ़र को स्वीकार कर लिया। मन में एक ही ठान लिया, अब इस रहस्य की जड़ तक जाना है। कुछ दिनों बाद मैं नागपुर पहुंच गई। नए ऑफिस में काम शुरू किया, लेकिन हर शाम मैं उसी पते की तलाश में निकलती जो भैया की नोटबुक में लिखा था। आखिर एक दिन मुझे वो घर मिल गया। पुराना, टूटी दीवारों वाला बंगला। दरवाजे पर बोर्ड लगा था, देशमुख एंड एसोसिएट्स। मैं अंदर गई और एक आदमी बैठा था जो फोटो में दिखे अभिषेक जैसा ही था। जी, आप कौन? मैं संध्या। रघुवीर? उसने नाम सुनते ही चेहरा बदल लिया। ओह, तो तुम उसकी बहन हो? हाँ, और तुम प्रिया को जानते हो ना? वो मुस्कुराया, बहुत अच्छी तरह। वो मेरे साथ काम करती थी। काम? हम साथ मिलकर गांव के मासूम लोगों से पैसे निकालते थे, लेकिन अब वो मुझसे भी आगे निकल गई। उसने तुम्हारे भाई को जाल में फंसा लिया। मेरे कानों में जैसे बम फटा। मैं कुछ कह नहीं सकी। वो तुम्हारे भाई के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाना चाहती है और उसके बाद तुम्हारे जैसे लोगों को सबक सिखाना उसका शौक है। मैंने बिना वक्त गंवाए सब सबूत इकट्ठे किए, कॉल रिकॉर्ड, फोटो, बैंक ट्रांजैक्शन, और अगले दिन गांव लौट आई। घर पहुंचकर देखा भैया अकेले बैठे थे, आंखों में अजीब सी उदासी थी। मैंने सारी फाइलें उनके सामने रख दी। भैया, अब सच जानिए। उन्होंने फाइलें खोली और जैसे हर पन्ने के साथ उनकी आंखों से विश्वास की दीवार टूटती गई। ये सब झूठ नहीं हो सकता। भैया, यही सच्चाई है। वो औरत आपको बर्बाद करने आई थी। भैया कुर्सी पर बैठ गए, सिर पकड़कर बोले, मुझे सब पता था संध्या, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मैं हैरान रह गई। आपको पता था? हाँ, उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए मैं चुप रहा। मेरी आंखों से आंसू झर पड़े। वो भाई जो मेरे लिए जान दे सकता था, आज मेरे लिए सब कुछ सह गया। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और प्रिया अंदर आई, चेहरे पर वही नकली मुस्कान। वाह, तो सच्चाई आखिर तुम्हें मिल ही गई। भैया उठे। क्यों किया तुमने ये सब? वो ठंडी आवाज में बोली, क्योंकि रघुवीर, तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को धोखा दिया था। उन्होंने हमारे खेत हड़प लिए थे और हम सड़क पर आ गए थे। मैं उस दिन से सिर्फ बदला लेना चाहती थी। मैंने कहा, तो तुमने भैया की जिंदगी बर्बाद कर दी बदले के लिए? हाँ, और अब जब सब पता चल गया है तो तुम दोनों के पास कुछ नहीं बचेगा। वो कमरे से बाहर निकलने लगी, लेकिन भैया ने उसका रास्ता रोक लिया। अब तो कहीं नहीं जाएगी। प्रिया हंसी। मैं जा रही हूँ रघुवीर, पर याद रखना, जो बदला मैंने लिया है उसका दर्द तुम्हें उम्र भर रहेगा। वो चली गई और घर में फिर वही सन्नाटा छा गया। भैया और मैं देर तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, संध्या, मैंने तेरा विश्वास तोड़ा, पर अब मैं सब ठीक करूंगा। ये घर फिर से तेरा होगा। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। भैया, घर तब पूरा होता है जब उसमें प्यार हो। चलिए फिर से शुरू करते हैं। सूरज डूब रहा था, पर मेरे जीवन में पहली बार फिर से एक किरण उभरी थी। अब ये घर फिर से हमारा घर था, धोखे, डर और शक से मुक्त। लेकिन मेरे मन के एक कोने में अब भी वो सवाल गूंज रहा था, क्या प्रिया सच में चली गई है या उसकी वापसी अभी बाकी है? वक्त को गुजरते देर नहीं लगी। प्रिया के जाने के बाद हमारा घर फिर से वैसे ही शांत हो गया था जैसे पहले था। मैं और भैया दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी को फिर से संभाल लिया था। मैं अब गांव के स्कूल में शिक्षिका थी और भैया खेती बाड़ी में मन लगाते थे। हम रोज शाम को आंगन में बैठकर बातें करते, मम्मी पापा की, बचपन की, उन दिनों की जब जिंदगी में कोई चाल नहीं थी, सिर्फ सादगी थी। भैया अब फिर से मुस्कुराने लगे थे।
लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे अब भी एक डर था, कहीं वो फिर वापस ना आ जाए। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवा में अजीब सी ठंडक थी। मैं स्कूल से लौटी तो देखा भैया बरामदे में बैठे थे, कुछ सोच में डूबे हुए। भैया, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? उन्होंने धीरे से कहा। संध्या, आज डाकिये ने एक पार्सल दिया है। मैंने हैरान होकर पूछा, किसका? उन्होंने मेरे हाथ में लिफाफा दिया। उस पर लिखा था, रघुवीर देशमुख के नाम, नागपुर से। नागपुर, वही शहर जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। भैया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। रघुवीर, तुम्हें लगा था मैं जा चुकी हूं। बदला पूरा नहीं हुआ अभी। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुम्हारा चैन छीनूंगी। इंतजार करना, मैं लौट रही हूं। प्रिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। भैया की आंखों में डर नहीं, बल्कि अब दृढ़ता थी। इस बार वो आएगी तो भागेगी नहीं। इस बार सच का सामना वही करेगी। उस रात घर के आसपास अजीब साए घूमते दिखे। कभी दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता, कभी रसोई में बर्तन गिरने की आवाज़ आती। भैया कहते, शायद हवा है। पर मैं जानती थी, ये हवा नहीं, किसी की मौजूदगी है। एक दिन मैंने घर के पिछवाड़े में पायल की झनकार सुनी। जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस जमीन पर एक लाल चुनरी का टुकड़ा पड़ा था, वही डिज़ाइन जो प्रिया की शादी की साड़ी पर था। मेरे हाथ कांप गए। क्या वो सच में लौट आई है? हम दोनों ने फैसला किया कि अब डरना नहीं है। भैया ने गांव के सरपंच को सब बताया और पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस बोली कि जब तक कोई सबूत नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। भैया ने कहा, अगर वो सच में आई है तो इस बार उसका चेहरा दुनिया देखेगी। रातें अब बेचैन करने लगी थीं। हर सन्नाटे में कोई फुसफुसाहट सुनाई देती थी। और एक रात वो लौट आई। रात के करीब 12 बजे दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। भैया उठे, मैंने भी टॉर्च उठाई। दरवाज़ा खोला, वो थी प्रिया। बारिश में भीगी हुई, आंखों में आग, चेहरे पर नफरत। मैंने कहा था ना रघुवीर, बदला पूरा नहीं हुआ है, भैया ने गहरी आवाज में कहा। अब ये घर बदले के लिए नहीं, इंसाफ के लिए खड़ा है। वो हंस पड़ी। इंसाफ? तुमने मेरे पिता को जेल भेजा था जब वो निर्दोष थे? भैया बोले, तुम्हारे पिता ने हमारे खेतों में झूठे दस्तावेज जमा किए थे। वो केस कोर्ट ने ही साबित किया था। वो चीख उठी, झूठ, सब झूठ, और अब तुम दोनों को उसी दर्द से गुजरना होगा। उसने अपने बैग से कुछ कागज निकाले। देखो, ये तुम्हारी जमीन के पेपर हैं जो अब मेरे नाम पर ट्रांसफर हो चुके हैं। मैं दंग रह गई। क्या? भैया ने फाइल छीनी। ये सब नकली हैं। नकली नहीं, तुम्हारी साइन असली हैं, क्योंकि तुमने ही की थी। भैया चौंक गए। मैंने? हाँ, उस वक्त जब मैंने तुम्हें लव लेटर लिखवाने को कहा था, मैंने तुम्हारी साइन स्कैन कर लिए थे। भैया के चेहरे से रंग उड़ गया। संध्या समझ गई, अब बात सिर्फ बदले की नहीं, सब कुछ दांव पर है। वो घर के अंदर घुस गई और बोली, अब ये घर भी मेरा है। भैया ने गुस्से में कहा, इस बार मैं पुलिस बुलाऊंगा और तेरे सारे झूठ का पर्दाफाश करूंगा। वो हंसने लगी। कौन सी पुलिस, जिसने मेरे खिलाफ पिछले केस में भी कुछ नहीं किया? अचानक बिजली चली गई। घर में अंधेरा छा गया। बारिश की गड़गड़ाहट के बीच मुझे सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने टॉर्च जलाई। प्रिया ऊपर के कमरे में जा चुकी थी। भैया ने कहा, वो ऊपर पापा की अलमारी में कुछ ढूंढ रही है। हम दोनों दौड़ते हुए ऊपर गए। वो पापा के पुराने दस्तावेजों में कुछ ढूंढ रही थी। भैया बोले, क्या ढूंढ रही है तू? वो चीख उठी, वो पेपर जो मेरे पिता को बचा सकते थे। भैया बोले, वो कागज अदालत में जमा है, हमारे पास नहीं। प्रिया ने आंखें बंद की और अचानक मोमबत्ती गिरा दी। आग लग गई। भैया ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो धक्का देकर भागी। मैंने बाल्टी से पानी डाला, लेकिन आग तेजी से फैल रही थी। भैया ने मुझे बाहर धकेला। संध्या, तू निकल, मैं अंदर से कागज निकालता हूँ। नहीं भैया, लेकिन देर हो चुकी थी। भैया ने आग में छलांग लगा दी। पापा की अलमारी तक पहुंचे और कुछ कागज अपने सीने से लगाए। मैं चीखती रही, भैया बाहर आओ, लेकिन तभी ऊपर से एक लकड़ी की बीम गिरी और भैया उसके नीचे दब गए। मैं दौड़कर अंदर गई, जलते हाथों से बीम हटाई। भैया का चेहरा धुएं से काला हो गया था, लेकिन आंखें अब भी खुली थीं। संध्या, ये कागज बचा ले, मैंने आंसू रोककर कहा। भैया, आपको कुछ नहीं होगा। उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैंने तुझे माँ बाप की तरह पाला है, अब बस तू खुश रहना। और उनकी सांसें थम गईं। आग बुझी, पर मेरे अंदर की रोशनी भी बुझ गई थी। पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई, सबने कहा, रघुवीर देशमुख ने अपनी बहन को बचाते हुए जान दी।
लेकिन मैं जानती थी वो सिर्फ मुझे नहीं, इस घर की सच्चाई को भी बचा गया था। प्रिया वहीं से भाग निकली थी, लेकिन 2 दिन बाद पुलिस ने खबर दी कि वो नागपुर स्टेशन से पकड़ी गई है। जब मैं थाने पहुंची तो वो चुपचाप बैठी थी, चेहरा सूजा हुआ, आंखों में पछतावा। मैंने कहा, तू जीत गई प्रिया, तूने मेरा सब कुछ ले लिया। वो बोली, नहीं संध्या, मैंने खुद को खो दिया। बदला लेने के चक्कर में मैं भूल गई कि इंसाफ कभी आग से नहीं मिलता। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रघुवीर सच में अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझे भी बचाने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप थाने से बाहर निकल गई। कई महीने बीत गए। मैंने भैया की याद में गांव में एक स्कूल बनवाया, रघुवीर स्मृति विद्यालय, जहां हर गरीब बच्चा मुफ्त में पढ़ सके। हर सुबह जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूं तो मुझे लगता है भैया यहीं कहीं हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हों, संध्या अब तू ही मेरा गर्व है। एक दिन डाकिया फिर आया। एक छोटा लिफाफा था, जेल से प्रिया देशमुख। मैंने खोला। संध्या, मैं जानती हूं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि रघुवीर के नाम से बने स्कूल में मैं भी पढ़ा सकूं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं बहुत देर तक चुप रही, फिर मैंने एक जवाब लिखा, अगर तुझे सच में पछतावा है तो आजा, इस बार बदला नहीं, इंसाफ सिखाने का वक्त है। कुछ महीनों बाद स्कूल के आंगन में एक नई शिक्षिका आई, सफेद साड़ी, शांत चेहरा, सिर पर दुपट्टा। वो प्रिया थी। बच्चे उसके पास भागे, वो मुस्कुराई, और मैंने दूर खड़े होकर देखा, कभी जिसने घर जलाया था, आज वही बच्चों के सपनों को रोशनी दे रही थी। मैंने आसमान की ओर देखा, भैया की तस्वीर मन में उभर आई। आपका घर अब फिर से पूरा हो गया है भैया। कभी कभी बदला लेने की आग में इंसान खुद को जला देता है, पर अगर कोई अपने दोष को समझ ले तो वही इंसान दुनिया के लिए रोशनी बन सकता है।